हेलो दोस्तों, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग इस समय डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम और बीकॉम के भी विषय पर चर्चा चल रही है कि बैंकिंग व्यवस्था है ना। बैंकिंग के विषय में जानकारी कल की क्लास में हम लोग दे दिए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में बैंकों का विकास, किन किन चरणों में हुआ, कैसे भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई, इसके थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे आने वाले प्रतियोगी एग्जामों के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, दिख रहा होगा, ठीक, नहीं तो हम पढ़ेंगे उससे आप जरूर लिख लीजिएगा, दिख भी रहा होगा। तो भारत में बैंकों का विकास कहा जाता है कि भारत में बैंकिंग जो विकास है, जो व्यवस्था है, वो ब्रिटिश काल से शुरुआत हुई है। 17वीं शताब्दी से बैंकिंग की शुरुआत मानी जाती है अपने भारत में। ठीक है, सबसे पहले लाइन देखेंगे आधुनिक बैंकों का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, 17वीं शताब्दी में कब से, ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुआ है। ब्रिटिश काल मतलब जब अंग्रेजों का समय चलता था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, 17वीं शताब्दी में उनका शासन व्यवस्था, शासन काल सब चलता था, तब जो है बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई भारत में। और किस काल से हुई है? ब्रिटिश काल से। दो चीज़ें आपको याद करना है, आधुनिक बैंकों का विकास किस काल से हुआ है, तो ब्रिटिश काल से हुआ। किस शताब्दी से? 17वीं शताब्दी से। ठीक है, उस बीच 1770 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, उस बीच 1770 ईस्वी में भारत में आधुनिक तरीके का पहला बैंक, है ना, भारत में आधुनिक तरीके का पहला बैंक द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आपसे ही पूछा जाएगा भारत में प्रथम बैंक की स्थापना कब हुई और उस बैंक का क्या नाम है। तो आप जानेंगे भारत में प्रथम बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1770 में हुई थी, और वो बैंक का क्या नाम था बेटा, तो आप बताएंगे द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में पहली बैंक संस्था के रूप में स्थापित की गई, जिन्होंने बैंकिंग रूप से, जैसे बैंकिंग मैंने बताया कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो धन का लेन देन, धन का वितरण, उधार देना, जमा स्वीकार करना, और जैसे तमाम प्रपत्रों का, जैसे चेक, ड्राफ्ट आदि इन सब का संग्रह करना, ये बैंक का कारोबार होता है। ठीक है, तो इस तरह से कारोबार 1770 से ईस्वी से भारत में आधुनिक तरीके से चलना प्रारंभ हुई। तो भारत का पहला बैंक क्या है, कौन सा है? द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब हुई? 1770 में। लेकिन यह जो है 1832 तक ही सफल रही, मतलब, किंतु 1832 ईस्वी में बैंक बंद हो गया। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा द बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब तक अस्तित्व में रही, तो 1832 तक अस्तित्व में रही, उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, उस समाप्त होने के बाद जो है सर्वप्रथम पहला भारतीय बैंक, इसके बाद की जो बात आई है वो भारत का पहला भारतीय बैंक की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, भारत में बैंक की स्थापना हुई, ये द बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, लेकिन भारतीय बैंक, पहला भारतीय बैंक की बात करेगा तो उसका नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या नाम बेटा? अवध कॉमर्शियल बैंक। तो भारत का पहला भारतीय बैंक तो क्या था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। ठीक, अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई? 1881 ईस्वी में। कब हुई बेटा? 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। तो अब इसके बीच भी, जैसे जब ब्रिटिश काल से बैंकिंग व्यवस्था शुरुआत हुई, तब जो है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या अन्य कोई संस्था के लिए आवश्यकता पूर्ण, है ना, जैसे उस बीच भाई स्थापना, मतलब बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत तो हुई ब्रिटिश काल से, लेकिन कोई बैंक की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन 1770 के पहले 17वीं शताब्दी में उस बीच एक जो है अंग्रेजी संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 16वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, तो उसको बैंकिंग व्यवस्था की जितनी ज़रूरतें थी, इन ज़रूरतों को, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई एजेंसी की स्थापना हुई। उस एजेंसी का नाम था एजेंसी हाउस, है ना। क्या नाम था? एजेंसी हाउस।
एजेंसी हाउस के माध्यम से ही जो है समस्त कारोबार किए जाते थे। उसके बाद आधुनिक तरीके के रूप में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई, जो 1832 तक अस्तित्व में रही। लेकिन जो भारतीय बैंक की स्थापना हुई वो अवध कॉमर्शियल बैंक है। कब हुई? 1881 में हुई। इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद भारतीय लोग अपने प्रयास में प्रयासरत रहे। ठीक, भारतीय लोग अपने प्रयास में लगे रहे और प्रयासरत रहने की वजह से 1849 में, कब? भारतीयों के प्रयास से 1849 में सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक, आप सुने होंगे, अभी भी हमारे यहाँ चलन में है, पंजाब नेशनल बैंक, तथा 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, क्या है बेटा? प्रचलन में है लेकिन देखने को कम मिलेगा। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो आपसे पूछेगा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1849 में। और पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1901 में। ठीक, इस तरह से प्रयासों द्वारा, भारतीय लोगों के प्रयासों द्वारा कई बैंक स्थापित हुए और इस बीच इलाहाबाद बैंक की भी स्थापना 1865 में हुई। ठीक है, 1865 में हुई। और इसके पहले जितने भी बैंक स्थापित हुए थे, पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ दीजिए और इलाहाबाद बैंक को छोड़ दीजिए, सारी बैंक क्या हो गई? समाप्त हो गई। केवल दो ही बैंक अस्तित्व में बनी थी, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद की बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1849 में हुई थी। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1901 में स्थापना हुई थी। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो जब देखिए कारोबार को आगे बढ़ाया गया भी, तो आया स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत हुई। तो स्वाधीनता आंदोलन किन से? भारतीयों को द्वारा बैंक स्थापित किए गए, है ना। तो 1906 में जब स्वाधीनता आंदोलन चला, स्वाधीनता आंदोलन जैसे गांधी जी के इसका समर्थक माने जाते हैं, और भी जो भी उस समय जैसे भगत सिंह हो गए, और कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, मतलब जितने भी भारतीय सम्मानित व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, तात्या टोपे वगैरह, जितने भी मतलब भारतीय व्यक्ति थे, सभी ने इस आंदोलन में समर्थन किया, भाग लिया, और उस बीच भारतीय बैंकों की स्थापना को बल मिला। ठीक है, तो भारतीय बैंकों की स्थापना को बल मिला, और इस बीच भारत में प्रमुख बैंक, मतलब स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारत में कुछ प्रमुख बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मैसूर, इंडियन बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुई। इस तरह से कई बैंक स्थापित हुए, लेकिन कुछ बैंकों का विशेष नाम यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। जैसे बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान जब बैंकिंग व्यवस्था को बल मिला तब इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मैसूर, इंडियन बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुआ। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बैंकों की स्थिति बहुत खराब हो गई। उस बीच जब प्रथम विश्व युद्ध लगभग 1913-14 के आसपास हो, जब इसकी स्थापना मतलब शुरुआत हुई प्रथम विश्व युद्ध की, तो उस दौरान बैंकों की स्थिति बहुत खराब हो गई, और इस बीच लगभग 87 बैंक क्या हो गए बेटा? फेल हो गए। ठीक है, 87 बैंक फेल हो गए। और जब 87 बैंक फेल हो गए तो लोगों का बैंकिंग व्यवसाय के प्रति, है ना, लोगों का बैंकिंग व्यवसाय के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। तो यहाँ पर लोगों का बैंकिंग व्यवसाय के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। अविश्वास पैदा हो गया, और अविश्वास को दूर करने के लिए कैसे दूर किया जाए, कैसे हटाया जाए, इन सब सारी समस्या को हल करने के लिए प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई। तो लिख सकते हैं भारत में आधुनिक बैंकिंग के विकास का दूसरा युग, है ना। ये तो पहला युग था, लिखेंगे भारत में भारतीय
बैंकों के विकास का दूसरा युग प्रेसिडेंसी बैंकों से प्रारंभ हुआ। प्रेसिडेंसी बैंकों से प्रारंभ हुआ। अब ये प्रेसिडेंसी बैंक थे क्यों? तो आपसे पूछ लेगा भारत में भारतीय बैंकों के विकास का दूसरा युग कब से प्रारंभ हुआ? तो आप लोग क्या बताएंगे बेटा? बताएंगे प्रेसिडेंसी बैंकों से प्रारंभ हुआ। तो प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे उस समय, थोड़ा इनके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रेसिडेंसी बैंक हैं। जैसे कि प्रेसिडेंसी, जब हमने बताया कि जो है भारत में जो दूसरा युग भारतीय बैंकों का शुरुआत हुआ, तो उस बीच जो है कुछ प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए। प्रेसिडेंसी बैंकों में 3 बैंक मुख्य माने जाते हैं, जैसे बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि इन प्रेसिडेंसी बैंकों को किसने पूंजी मुहैया कराया, किसने पूंजी दिया, पूंजी किसने प्रदान किया? तो इन प्रेसिडेंसी बैंकों को पूंजी देने वाली एक संस्था थी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया, कौन दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी दी थी। ठीक है, पूंजी किसने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन प्रेसिडेंसी बैंकों को पूंजी मुहैया कराया है, जिससे इन बैंकों का भारतीय बैंकिंग के विकास में विशेष योगदान रहा। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी बैंक दूसरे चरण में आए। कौन कौन से बैंक है? बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, और इनको पूंजी कौन सी संस्था ने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया। और इससे इन प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना से हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को काफ़ी योगदान हुआ, काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर अब क्या किया गया? 1921 में प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। अब आपसे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई। और 1921 में किन बैंकों को मिलाकर प्रेसिडेंसी इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई? तो वो बैंक क्या है? प्रेसिडेंसी बैंक है। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, जो हमारे बैंकिंग विकास के लिए सबसे ज़्यादा अगर योगदान कहा जाए तो इंपीरियल बैंक का ही सबसे बड़ा योगदान है, जो भारतीय बैंकिंग विकास के लिए विशेष योगदान रहा। अब इन तीनों बैंकों के बाद जो है अब इसका जो आपका भारतीय बैंकिंग विकास में इंपीरियल बैंक का जो विशेष योगदान था, इनके विशेष योगदान से इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कराया गया। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो लिख देंगे जुलाई 1955 में। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकृत बैंक को राष्ट्रीयकृत करके इसका नाम क्या दे दिया गया भाई? राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। जितने तथ्य लिख रहा हूँ मैं, सारे तथ्य आपके होने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जीके जीएस के लिए इकोनॉमिक्स बेस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे जुलाई 1955 में हुई। आपसे पूछा जाएगा इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकृत कब किया गया, तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1955 में हुआ। भारत में राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कब हुई, 1955 से हुई। ठीक है, तो 1955 में इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शुरुआत हुई। ठीक, जो कॉमर्शियल बैंक में, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक बैंकों में सबसे शीर्ष माना जाता है। अपने अगर देखा जाए हमारे यहाँ जितनी बैंक हैं सबके बैंकों का बैंक आरबीआई है ना, सभी बैंकों का बैंक आरबीआई है। तो आरबीआई का जो नीचे का स्तर है वो हमारे स्टेट बैंक का ही है। आरबीआई अगर अपने नीचे कारोबार देती है किसी को तो स्टेट बैंक के अंतर्गत क्लियरिंग हाउस पाया जाता है, समाशोधन गृह। जो अन्य इसकी सहायक बैंक जो है हर साप्ताहिक अपनी अपनी समस्या को लेकर उन समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान। जो जिसके लेनदार हैं वो लेनदार करते हैं अपना, जो देनदार है वो देनदार को निपटारा करते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके पास है, एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड स्टेप पर टॉप लेवल की बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेवल पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो है इस अवधि में महान मंदी प्रारंभ हो गई और महान मंदी के कारण 1930 में, है ना, 1930 में भारत सरकार द्वारा एक बैंकिंग समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे का जो सेशन है उसको, आज हम लोग केवल स्टेट बैंक की स्थापना तक पहुँचे हैं। कल हम लोग जब बताएंगे तो हम इसके मतलब भारतीय बैंकिंग एक समिति के गठन होगा 1930 में, और गठन हो गया था पहले ही, है ना, लेकिन उसको आगे बढ़ाया गया इसके बाद। तो इसके बाद की कहानी अब हम आरबीआई के विषय में आपको देंगे कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, उसके विषय में देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर आधुनिक बैंकों को प्रकार बताएंगे, कार्यों को बताएंगे, उसके बाद इसको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, जैसे आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है, आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, उसको समझ लेना, जान लेना बहुत जरूरी है। एक ही बैंक बढ़िया से बताया जाएगा, बाकी सभी बैंक उसी के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में यहीं पर रोकते हैं। समझ में आया है शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा ज़्यादा आप भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।